तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के अंतिम दौर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की भाषा और साहित्य के विषय में। कोशिश ये है कि आज अपने जो बचे हुए टॉपिक हैं उन सभी को पूरा कर लें और उसके बाद में आज शाम या कल सुबह तक जो आपकी प्लेलिस्ट है उसको एक प्रकार से सीरियल वाइज डाल दिया जाए ताकि आपको टॉपिक ढूंढने में कोई दिक्कत न रहे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी याद करवा दूं कि मास्टर वीडियो भी इनके आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, यानी जिसमें एक वीडियो के अंदर ही एक यूनिट को पूरी तरह से समेट दिया गया है कि जब भी आपको दोहराना हो, एक यूनिट पढ़ना हो, आपको इधर उधर नहीं भटकना, सिर्फ आप उस एक वीडियो को देखें और अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लें। अलग अलग टॉपिक देखना चाहें तो वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्लेलिस्ट जो है वो दिलवा दी जाएगी। तो चलिएगा शुरू करें आज के टॉपिक को, जिसका नाम है राजस्थान की भाषा और साहित्य। अब दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़्यादा व्यापक है कि आप इसे कितनी भी क्लास में पूरा कर सकते हैं और कहीं तक भी आप इसमें जा सकते हैं। काफ़ी विस्तृत और काफ़ी व्यापक टॉपिक है, लेकिन आपकी परीक्षा के आधार पर मैंने यही निश्चित किया कि आपको वही मैटर करवाया जाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। तो यहाँ आज अपने पूरी तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो दिया गया है उसी का अध्ययन करने वाले हैं, और ऐसी उम्मीद है कि उसी में से आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो बातें हैं, उसमें जो प्रश्न है वो आपको किसी कंपटीशन गाइड की पुस्तक में नहीं मिलता, और प्रश्न बहुत बार वहीं से आते हैं। तो चलिएगा बात करते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य के विषय में। तो यहाँ सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थानी भाषा और बोलियों के विषय में। तो यहाँ सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाषा क्या होती है। दोस्तों भाषा होती है अभिव्यक्ति का माध्यम। तो भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जो विचार हैं वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं। तो न केवल ये विचार पहुंचाने का माध्यम है, थोड़ा ध्यान दें तो विचार करने का माध्यम भी यही है, यानी भाषा हमारे सोचने का माध्यम भी है, क्योंकि आप सोचते किस भाषा में हैं वो भी एक भाषा ही होगी, क्योंकि आपके जो विचार आते हैं मन के अंदर, हो सकता है आप किसी व्यक्ति, आप राजस्थानी भाषा बोलने वाले हैं और सामने कोई व्यक्ति हिंदी वाला है, तो आप सोचेंगे तो किस में, राजस्थानी में ही, लेकिन आपको उसको बार बार ट्रांसलेट करना पड़ता है। जिस प्रकार से हमने यहाँ इंग्लिश जो सीखी है वो द्विभाषी पद्धति से सीखी है, तो यहाँ जब हमें इंग्लिश बोलना है तो कहीं ना कहीं हम सोचते तो हिंदी में ही हैं, फिर हम उसका ट्रांसलेट करते हैं। तो इस प्रकार से भाषा विचार करने का माध्यम भी है और अभिव्यक्ति का भी बहुत सशक्त माध्यम माना जाता है। भाषा में कुछ और चीजें भी होती हैं। भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, भाषा का एक व्याकरण होता है। दोस्तों अगर ये नहीं है तो हम उसे पूर्ण भाषा का दर्जा नहीं दे सकते। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, ये बढ़ती भी रहती है। दोस्तों 22 जो भाषाएं हैं उन्हें तो अपनी भाषा कहते हैं, बाकी जो है वो बोलियों के रूप में या फिर उपभाषाओं के रूप में जानी जाती हैं। बोली जो है वो भाषा से संकुचित शब्द है, यानी ये बहुत थोड़े लोगों के द्वारा बोला जाने वाला शब्द है, यानी जिस लैंग्वेज को बहुत थोड़े लोग बोलते हैं तो वो क्या कहलाएगी, बोली कहलाती है। और एक भाषा के अंदर बहुत सारी बोलियां हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थानी भाषा के विकास के संदर्भ में, यानी राजस्थानी का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। तो राजस्थानी भाषा के इतिहास पर जब हम नज़र डालते हैं तो ये जो सबसे पहले राजस्थानी भाषा के लिए किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो मरु भाषा के रूप में देखते हैं। 835 विक्रमी संवत या 913 ईस्वी की उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कुवलय माला। इस कुवलय माला के अंदर 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें मरु भाषा का भी उल्लेख है। तो इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की एक भाषा जो मरु भाषा है उसका उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है कुवलय माला में। तो यहाँ हमारे लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो कि ये पुस्तक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, या फिर कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर मरु भाषा को जो है स्थान किस में दिया गया था, कितनी देसी भाषाएं थी, उसके अंदर तो 18 देसी भाषाएं थी, जिसके अंदर मरु भाषा को भी शामिल किया गया था। और ये जो मरु भाषा है ये मरुस्थल की भाषा थी, और मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, पश्चिम में है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि ये पश्चिमी राजस्थान की एक भाषा थी।
और अब हम कहें कि राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया गया था? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, इन्होंने सबसे पहले यानी कब 1912 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसके अंदर उल्लेख किया गया है दोस्तों, राजस्थानी भाषा का जो शब्द है, यानी कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया इस शब्द का प्रयोग, और 1912 में किया गया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही बनता है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जॉर्ज ग्रियर्सन की है। कब की है? 1912 की है। और ये वो पुस्तक थी जिसमें राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग हुआ, यानी राजस्थान की भाषा कौन सी? राजस्थानी। ये किसी एक भाषा का नाम नहीं था, यानी मेवाड़ी मारवाड़ी का नहीं है, बल्कि ये विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थान में जितनी भी भाषाएं बोली जाती थी उस समय, उन सभी का एक सामूहिक नाम था। और आज राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम प्रचलित हो चुका है। हम राजस्थानी शब्द का ही प्रयोग करते हैं और इसकी बहुत सारी उपबोलियां भी हैं, जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है, हाड़ौती है। ये सारी की सारी क्या है? इसकी विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, या फिर हम इनको उपभाषाओं के रूप में भी देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे। चलते हैं आगे, और आगे चलते हुए बात करते हैं हम राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में। तो राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक, तो अगर अपनी बात करें 10वीं शताब्दी तक, तो पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोले जाने वाली जो अपभ्रंश भाषाएं हैं उन्हीं का प्रभाव था। अब देखिएगा, अपभ्रंश कौन सी होती हैं? पहले जैसे है कि हम जानते हैं वैदिक संस्कृत है जो हमारी मूल भाषा थी, उन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप या परिवर्तित रूप है, क्योंकि भाषा देखिए हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है। भाषा कैसे चलती है? कठिन से सरल की। अगर वो कठिन होगी तो फिर उसमें सरलीकरण होता है, अपभ्रंश की ओर जाती है। तो राजस्थानी भाषा पर 10वीं शताब्दी तक तो जो है पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव था। हालांकि राजस्थानी का उद्भव जो है वो 11वीं-12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है। यहाँ आपसे जो अच्छा प्रश्न बनता है वो यही है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव कब हुआ? तो आपको लिखना है 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर, चाहे 11वीं आए, चाहे 12वीं आए, चाहे दोनों आ जाएं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है, तो ये फिर स्वतंत्र भाषा के रूप में कब निकल करके आती है? 16वीं शताब्दी में ये अपना एक स्वतंत्र रूप ले लेती है। अब यहाँ इस बात को समझ लीजिएगा, 10वीं शताब्दी तक तो क्या था? पश्चिमी भारत की जो भाषाएं बोलियां हैं उन्हीं का प्रभाव राजस्थानी पर हुआ करता था। 11वीं-12वीं में इसका उद्भव प्रारंभ होता है और 16वीं शताब्दी तक आते आते स्टेब्लिश हो जाती है राजस्थानी भाषा, यानी एक स्वतंत्र रूप ले लेती है। उससे पहले स्वतंत्र नहीं था। अब हम बात करें इसके विकास क्रम के रूप में, यानी ये कैसे अपना स्वतंत्र रूप लेती है। तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में आती है वैदिक संस्कृत। कौन से की बात कर रहे हैं दोस्तों? अपने वैदिक संस्कृत की बात करते हैं। तो यही हमारी समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है वैदिक संस्कृत, जो अपने भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत की ओर जाती है। वैदिक से कौन सी संस्कृत बनती है दोस्तों? लौकिक संस्कृत बनती है। अब क्या होता है कि लौकिक संस्कृत भी बोलने में जब मुश्किल लगने लगती है, तो लौकिक संस्कृत के स्थान पर कौन सी आ गई? पाली भाषा। यानी भाषा में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? परिवर्तन होता जा रहा है। और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी, तो पाली भी लोक से अलग होकर के एक अलग नाम ले लेती है, जिसका नाम आता है प्राकृत। तो पाली से अलग होकर के कौन सी आ गई? प्राकृत। और प्राकृत जो है वो कठिनता से सरलता की ओर जा रही थी, तो प्राकृत से विभिन्न प्रकार की अपभ्रंश बोलियों का निर्माण होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये निकला हुआ मानते हैं वैदिक संस्कृत से लौकिक, लौकिक से फिर पाली अलग होती है, फिर प्राकृत आती है, प्राकृत से अलग अलग प्रकार की अपभ्रंश है, और इन्हीं अपभ्रंशों से अलग अलग प्रकार की भाषाओं का निर्माण होता है। अब जैसे हम कहें कि इन्हीं से जो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, ये अलग अलग क्षेत्रों की थी और वहां पर जो है अलग अलग रूप लेने लग जाती हैं।
तो राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। और राजस्थानी भाषा के विकास में अगर हम बात करें कौन कौन से अपभ्रंश है, तो 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, जिसमें यानी ये मत आते हैं कि कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, जिसमें एक तो शोरचनी अपभ्रंश है, एक नागर अपभ्रंश है, एक मरु गुर्जरी है। यहाँ हम कहें प्राकृत से अपभ्रंश निकले। अपभ्रंश में कौन कौन सी, एक तो अपने किसकी बात कर रहे हैं, शोरसेनी की बात कर रहे हैं, एक नागर की बात कर रहे हैं और एक मरु गुर्जरी। तो ये 3 है। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो माना जाता है मरु गुर्जरी को माना जाता है। ये सबसे उचित मत लगता है, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा, राजस्थानी और गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। तो ये जो विभाजन है वो भौगोलिक दृष्टि से भी हमें सही लगता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को भी देखें तो राजस्थानी और गुजराती में काफ़ी सारी समानताएं हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो है मरु गुर्जरी से निकली हुई एक प्रकार की भाषा है, जिसे हम राजस्थानी कहते हैं। और राजस्थान में रहने वाले समस्त लोगों के भाषा के रूप में अपने इसको प्रयोग किया करते हैं, जिसकी अनेक उपभाषाएं हैं और अनेक प्रकार की बोलियां हैं। क्षेत्रीय बोलियों की बात करें तो डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे वो बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटते हैं। तो क्या कहा हमने, जॉर्ज ग्रियर्सन जो है राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटते हैं। यहाँ प्रश्न हमारा बनता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन कितने वर्गों में बांटते हैं, तो 5 वर्गों में बांटते हैं। लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों को 2 ही भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावाटी है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाती अहिरवाटी जो है वो हमारी किस में रह गई, वो पूर्वी राजस्थानी की भाषा अपनी मान करके चलती है दोस्तों। तो यहाँ आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी आती है, पूर्वी राजस्थानी में कौन सी आती है। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न और बहुत प्यारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन तो आपका इस टॉपिक में से आना ही चाहिए दोस्तों। फिर दोहरा देता हूँ, जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उनको मस्ट है, उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो जोड़े ही इसलिए गए हैं ताकि वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएं। अगर आप ध्यान दें तो 60 क्वेश्चन आपके आने हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर। 60 में से आप ऐसा मान करके चलिएगा, एक तो हमारा इम्पोर्टेंट हो गया राजस्थान, और दूसरा जो नए टॉपिक हैं राजस्थान में से आप इतना तो मान ही लीजिएगा कि कम से कम 15 क्वेश्चन तो वो आपसे पूछेगा ही, क्योंकि वैसे भी 3 यूनिट यहाँ पर जो है राजस्थान की बनती हैं। 8, 9 और 10 तीन यूनिट हो चुकी हैं दोस्तों। और यहाँ देखिएगा 13 यूनिट की अगर अपनी बात करें तो 13 में से 11वीं तो बहुत ही छोटी सी यूनिट है, जो इकोनॉमिक्स वाली है या फिर अपने उसको कॉमर्स वाली यूनिट को कहें, वहाँ से तो एक ही प्रश्न आना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं। तो यहाँ 60 है तो लगभग 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन का अपना औसत रहने वाला है। अगर 5 की भी बात करें तो 3 यूनिट में से 15 क्वेश्चन, और चूंकि ये कहा गया है कि वेटेज राजस्थान का ज़्यादा है तो 15 से 18 क्वेश्चन तक भी हो सकते हैं। यानी कम से कम आप माने 15 क्वेश्चन, और नए टॉपिक जो जोड़े गए हैं काफ़ी हैं। सब नए टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन उठाएं तो भी 15, यानी लगभग 30 क्वेश्चन के हिसाब से कम आपकी उम्मीद बनती है कि एक तो नए टॉपिक और एक राजस्थान में से आपसे पूछे जाएं। बाकी 7-8 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों में से अभी आते हैं, वो बहुत छोटा क्वेश्चन है, छोटा पेपर है दोस्तों। इसके बाद में तो दोस्तों देखिएगा बचता ही क्या है, उसके बाद में जो बच्चा वो मैटर सबसे ज़्यादा वाइड है, यानी उस मैटर के अंदर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारा इतिहास है, पॉलिटी है, वो वाली चीज़ें रह जाती हैं। तो आपको एक सही रणनीति बना करके तैयारी करनी होगी दोस्तों, क्योंकि याद रखिएगा हमेशा 40% सिलेबस से 60% पेपर आता है और 60% सिलेबस से 40% पेपर आता है। तो आपको ये 40% पहले सेलेक्ट करके पढ़ना है, जो सिलेबस छोटा होता है लेकिन क्वेश्चन उसमें से सबसे ज़्यादा आते हैं। चलिएगा, ये तो चलता रहेगा। आगे अपनी बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख बोलियों के विषय में, यानी कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। तो यहाँ सबसे पहले मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी मतलब जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। ये देखिएगा क्षेत्र के आधार पर ये नाम रखे गए हैं, और जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वही नाम उसका रख दिया गया है। तो राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत रहा और इस क्षेत्र की बोली को अपने मारवाड़ी कहते हैं, और यही कहा जाता है राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी। और कभी आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा तो राजस्थानी का पर्यायवाची ही मारवाड़ी को मान लिया जाता है। और अगर कोई गुजरात में कोई रहता है तो वहाँ पर हमको राजस्थानी न कह करके मारवाड़ी कहा जाता है दोस्तों।
तो मारवाड़ी एक व्यापक क्षेत्र को समेटे हुए है और मारवाड़ी के अंदर बहुत सारे साहित्य सर्जन भी किया गया है। इसी कारण से राजस्थानी का प्राय कभी कभी मारवाड़ी को ही मान लिया जाता है और लगभग यही माना भी जाता है। कभी आपने टीवी सीरियल देखे होंगे तो उसमें राजस्थानी अगर कल्चर दिखाना है तो मारवाड़ी का ही प्रयोग होता है। मेवाड़ी, मेवाती, इनका प्रयोग बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है और शायद न के बराबर ही देखने को मिलता है। अब प्राचीन मारवाड़ जो था उसकी सीमा पश्चिमी सीमा से मिलती थी, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से भी जोड़ा गया। अब देखिएगा इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावाटी क्षेत्र भी इसमें अंतर्गत आता है। इसकी भी उपबोलियां हैं। थड़ी, इसको अड़ा बोलते हैं दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है ना इस तरह से, इसको अड़ा बोलते हैं। गोड़वाड़ी बोलियां इसकी उपबोलियां मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ी की उपबोलियां कौन सी हैं तो थड़ी और गोड़वाड़ी हैं। अगली भाषा के विषय में या बोली के विषय में बात करें तो वो है हमारी मेवाड़ी। नाम से ही स्पष्ट है कौन से क्षेत्र में बोली जाएगी, मेवाड़ क्षेत्र में। तो यानी उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में ये बोली जाती है, इसलिए इसे पर्वतीय मेवाड़ी और मैदान में बोली जाने के कारण इसे मैदानी मेवाड़ी भी कहते हैं। यानी मेवाड़ी के दो भाग हो गए, एक पर्वतीय क्षेत्र में और एक जो दूसरी रही मैदान में, तो मैदानी मेवाड़ी के नाम से जानी जाती है। तो इसके क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ी क्षेत्र ही रहेगा। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी में सबसे ज़्यादा लिखा गया, उसके बाद में अगर किसी साहित्य का नाम आता है तो वो मेवाड़ी का साहित्य है। फिर हम बात करते हैं ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी कौन सा रह गया, ढूंढाड़ राज्य की भाषा हो गई और ये जो ढूंढाड़ राज्य था जयपुर के आसपास था। दौसा, बगरू, दुदू तक का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ी का क्षेत्र ही कहा जा सकता है। इसकी भी उपबोलियां हैं, तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचाल है, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं जो वो कौन सी हैं। तो राजस्थान का प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश है, इसका संबंध आमेर राज्य से रहा था। उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी कहा जाता है। इसमें छह का प्रयोग होता है, जयपुर की तरफ जो लोग रहते हैं उसमें छह का। अब छह का प्रयोग और कौन सी भाषा में मिलता है, गुजराती में मिलता है। कोड़ा जावा छह, इस प्रकार की जो भाषा है, जो बोली है वो ढूंढाड़ी में बोली जाती है। छह शब्द का, जैसे जहाँ पर अपने है कहते हैं वहाँ पर छह शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर अपनी बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ौती यानी हाड़ाओं का क्षेत्र और हाड़ौती एक भौगोलिक स्ट्रक्चर भी है, तो वहाँ पर जो बोली अपने बोलते हैं वो हाड़ौती कहलाएगी। यहाँ भी ढूंढाड़ी की तरह छह शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो हाड़ा राजपूतों का ये क्षेत्र हुआ करता था हाड़ौती, और वहाँ पर जो बोली जा रही है उसे हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। तो आज की समय में बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों मेवाती की। तो यह नाम से सारे स्पष्ट होते जा रहे हैं ना कि मेवात क्षेत्र की कौन सी होगी, मेवाती। तो मेव जाति का क्षेत्र था मेवात। तो मेवात में कौन कौन से आ गया, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र जो है वो मेवात के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र की जो बोली है उसे ही अपने मेवाती कहते हैं। हमें ये देखना है कि मेवात क्षेत्र कौन सा है। ये वो एरिया है जो हरियाणा के क्षेत्रों के आसपास रह जाता है। और भरतपुर जो है उसके पास में ब्रज था, तो ब्रज भाषा का इफेक्ट भी आपको भरतपुर की भाषा पे देखने को मिल जाएगा, भरतपुर की बोली में देखने को मिल जाएगा। वागड़ी, और वागड़ी कहाँ हो गई, वागड़ प्रदेश की। और वागड़ क्षेत्र कौन सा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्रों में बोली जाने वाली वागड़ी भाषा है। इस पर भी जो प्रभाव है वो गुजराती भाषा का है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अपने मालवी की बात करें तो मालवी कौन से हो गए, मालवा जब हमने कुंभा वगैरह पढ़ा था तब भी हमने ये देखा था कि मालवा के साथ में बड़ा गहरा संबंध रहा करता था। यहाँ का क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत अपने वहाँ तक चले जाया करते थे। तो मालवा प्रदेश का बहुत गहरा संबंध है। मालवा प्रदेश से जुड़े जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मालवी बोली का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका अंतर करना कठिन है क्योंकि मालवी को ही राजस्थानी की भी बोली स्वीकार कर लिया गया है, इसीलिए। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ रह गया, मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ, यानी राजस्थान के वो क्षेत्र और एमपी के जो क्षेत्र जो दोनों के आसपास है वहाँ पर जो बोली जाती है उसे अपने मालवी कह सकते हैं। इसकी भी उपबोलियाँ हैं, रांगड़ी है और निमाड़ी है।
ही आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। उपभाषाओं के रूप में कई बार वो पूछ लेता है। फिर हम बात करें शेखावाटी की, तो शेखा ने इसको बसाया था और इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा रह गया, चूरू झुंझुनू ही है विशेषतः, सीकर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है बोली की दृष्टि से हनुमानगढ़, सूतगढ़ और गंगानगर तक का क्षेत्र जो है वो इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। अब है या नहीं ये हमारी पुस्तक में आ चुका है बोर्ड की परीक्षा में, तो इसी प्रकार से हमें इसको करना पड़ेगा दोस्तों, वरना हनुमानगढ़ गंगानगर की भाषा के ऊपर तो आज के समय में आपको पंजाबी का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं भीली और अन्य पहाड़ी भाषाओं के विषय में। भीली जो भील कल्चर था उसके द्वारा बोली जाती थी। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है और कबीला संस्कृति को जीता भी है। तो इस प्रकार से इन जनजातियों में भील है, मीणा है, गरासिया है, ये सारी प्रमुख है, लेकिन भीलों का क्षेत्र जो है थोड़ा व्यापक है और इसी कारण से भीली बोली जो है वो प्रमुख हो जाती है। और अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। जहाँ जहाँ ये निवास करती है पहाड़ों में, वो इफेक्ट उनके ऊपर आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं या बोलियों के द्वारा होता है और ये इस प्रकार से निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। राजस्थान की जो बोलियाँ थी उसी से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग के रूप में जो हमारा राजस्थानी साहित्य रह जाता है। तो राजस्थानी साहित्य का इतिहास और परंपरा के विषय में बात करें तो राजस्थानी इतिहास हमें वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, राजस्थानी साहित्य हमें वहाँ से मानना पड़ेगा जो हमें शिलालेखों, अभिलेखों और सिक्कों और मोहरों में प्राप्त होता है। लेकिन ये जो सामग्री है वो बहुत मात्रा में तो उपलब्ध नहीं होती, अत्यंत अल्प मात्रा में होती है, लेकिन जितनी भी उपलब्ध होती हैं उसका अपना एक साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व है दोस्तों। तो राजस्थानी साहित्य में लिखित जो साहित्य है वो वाणी निष्ठता को लिए हुए होता है और इसीलिए इसे लोक साहित्य भी कहते हैं। लोक साहित्य यानी जनता का साहित्य अपने एक प्रकार से कह सकते हैं। यह साहित्य लोक के अनुभवों का अक्षय भंडार रहा है, जहाँ विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं जो हमें श्रवण परंपरा से आगे प्राप्त होती रही है दोस्तों। इतिहास परंपरा को देखें तो इसे हम 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ये राजस्थानी साहित्य जब आप राजस्थानी में एमए करते हैं तो आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल, ये मध्य काल है जिसे अपने 2 भागों में बांट रहे हैं, एक पूर्व हो गया और एक उत्तर हो गया। एक आता है अपना आधुनिक काल। तो प्राचीन काल की अगर बात करें तो वीर गाथा काल था, जहाँ पर वीरोचित जो रचनाएं हैं वो लिखे गए थे, विशेष रूप से रासों और रास साहित्य भी अपने कह सकते हैं जो जैन ग्रंथों में था, लेकिन रासो यहाँ पर इनकी विशेषता है दोस्तों। फिर भक्ति काल आता है और भक्ति काल में देखिएगा जो दबा कुचला व्यक्ति था, जिसमें भक्ति भावना का प्रसार हुआ, जो हमने भक्ति आंदोलन में देखा था, वो सारा इसमें आता है। उत्तर मध्य काल ये एक प्रकार का दरबारी साहित्य था दोस्तों, क्योंकि इस समय जो कवि हुआ करते थे वो किसी न किसी के दरबार में रहते थे और वहाँ पर श्रृंगार यानी नायक नायिका के मिलने बिछड़ने से संबंधित काव्य लिखे गए। रीति परक जो काव्य हुआ करते थे, यानी जो काव्य ग्रंथ थे जिसमें शास्त्रीय ग्रंथ अपने कह सकते हैं, जिसमें काव्य कैसे लिखना है ये बताया जाता था। इसके अलावा नीति परक ग्रंथ भी यहाँ पर लिखे जाते थे। टाइम पीरियड याद रहे तो ठीक है, वरना पूछा तो जा सकता है क्योंकि आपके बोर्ड की पुस्तक में दिया हुआ है। तो 1050 से 1550 आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। 500 वर्ष का है, ये 200 वर्ष का है, यानी एक स्टार्ट करें 1050 से तो 500 वर्ष जोड़ दें, फिर 200 वर्ष जोड़ दें और फिर देखिए 1650 से 1850 यानी 200 साल यहाँ जोड़ेंगे तो उसके बाद में तो अपने पास में आ ही जाएगा आपको। यानी एक सन याद रखना है 1050। 1050 से देखिए कब से इसमें 500 जोड़ें तो कौन सा हो गया 1550, यानी ये टाइम पीरियड हो गया। 1550 तक का समय है, सॉरी यहाँ 1450 से है, लेकिन है तो ये 200 सालों का ही। तो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत याद देखिए रखना पड़ेगा। हालांकि ये 1450 ही होना चाहिए था, लेकिन दे दिया गया है जैसे भी है, हमें तो इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 1450 से 1650 तक है, 1650 से 1850 तक और 1850 से अद्यतन है। तो इस प्रकार से आप इसको बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इनकी थोड़ी सी विस्तारित रूप से। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है प्राचीन काल।
और प्राचीन काल में है वीर गाथा काल। यहाँ आप नाम से ही देख सकते हैं कि वीरों की गाथा का काल। यहाँ 1050 से 1550 तक का जो टाइम पीरियड है, यानी 1450 वाला भी इसमें कुछ भाग सम्मिलित रह जाएगा दोस्तों। तो वीर गाथा काल कौन सा रहेगा जिसमें वीरोचित रचनाएं लिखी जाएंगी। इस समय देखिएगा ये वो टाइम पीरियड था जब भारतवर्ष पर हमले हो रहे थे, पश्चिमी दिशाओं से निरंतर हमले किए जा रहे थे, और उसका प्रभाव भी है जो राजस्थानी प्रदेश पर पड़ रहा था। और यहाँ के जो शासक है वो संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे उनके साथ में। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर ये दायित्व था कि संघर्ष की भावना को बनाए रखा जाए समाज में। इसलिए वीर जो नायक थे उनको उनका एक आदर्श प्रस्तुत करना कि आप वीर बनो, सक्षम बनो, साहसी बनो। तो उसके लिए जो है वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन जो है वो यहाँ पर देखिए लिखा गया। जैसा साहित्य की परिभाषा में आता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी जैसा सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा, जैसी सोसाइटी में कार्य हो रही हैं वही आपको उस समय के काव्यों के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे आज के समय में तो काव्य का रूप जो है वो वीडियोज ने ले लिया है, यानी सीरियल ने, या फिर देखिए मूवीज कह सकते हैं, लेकिन वो वही बनेगी जैसा आपके समाज में घटित हो रहा है। तो यही उस समय जो घटित हो रहा था उसमें वीरता की आवश्यकता थी लोगों में भरने के लिए, तो इसलिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया जा रहा था। तो इसमें वीरता प्रधान काव्य लिखे गए, इसीलिए अपने इसे वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह जाती है श्रीधर व्यास का रणमल छंद, ये आपको याद रखना है। किसकी रचना है? श्रीधर व्यास की रचना है रणमल छंद। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय है, यानी जो रास लिखे गए थे उनकी अपनी बात कर रही हैं। फिर हम दूसरे काल की बात करते हैं, पूर्व मध्य काल की। पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल आ गया, 1450 से 1650। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा समय रहा था और इन युद्धों के द्वारा धर्म और संस्कृति का व्यापक प्रभाव भी पड़ रहा था। और संघर्ष तो चल ही रहा था, लेकिन संघर्ष के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई देती थी। यानी मुस्लिम जब आते थे तो वो अपने कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रसार भी करते थे, जैसे ईसाइयों ने भी किया था। विदेशी कोई भी आता है तो अपने धर्म और संस्कृति को लेकर के आता है और उसी को डाला जाता है दोस्तों। जैसे हम ये कहें कि हमारे यहाँ पर विदेशी प्रोडक्ट अगर बिक रही हैं अभी, तो कहीं ना कहीं हमने विदेशी संस्कृति को भी अपनाया है। पिज्ज़ा संस्कृति जो आ चुकी है, फास्ट फूड की जो आ चुकी है, तो वो संस्कृति, विचारधारा, एजुकेशन आई पहले, उसके बाद में वो चीज़ें, प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं। तो उसी के साथ साथ धर्म का भी प्रचार प्रसार होता है, तब भी होता था, अब भी होता रहता है। तो ये जो धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने और समस्त प्रकार के भेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य में भक्ति की ओर प्रवृत्ति जो है वो विकसित होने लगी। और इस समय सबसे बड़ा योगदान आया संतों और भक्तों का। इस समय कई संत और भक्त आए जिन्होंने जन सामान्य को एक सही राह दिखाई और अपनी कलम से जो कुछ लिखा उससे न केवल सामाजिक भेदभाव दूर हुए, बल्कि एक अच्छे समाज की कल्पना भी वहां पर साकार होती हुई हमें दिखाई दे रही थी। तो विदेशी आक्रांता आते थे, जैसे मुस्लिम हुए, या फिर हम ये कहें भक्ति आंदोलन जो नीचे से ऊपर यानी साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। देखिएगा, जो जब दबा कुचला व्यक्ति होता है, जब हमारा बस नहीं चलता, हम कहते हैं कि इसका फैसला तो एक दिन भगवान करेगा, तब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तो ये एक इसी प्रकार का एक समय था जब संत और भगत जो आए और उन्होंने ही भक्ति की अलग जगाई थी। तो संतों और भक्तों की रचनाएं इस समय काफ़ी ज़्यादा लिखी गई थी, इसी कारण से इस काल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। आगे हम देखें तो इसी काल में विभिन्न संतों और उनके न केवल संत आए, उन्होंने संप्रदाय भी चलाए। उस संप्रदाय में इनके विचार हुआ करते थे और जहाँ से वो अपनी बात को कहते थे। तो इन संप्रदायों ने भी लोग में अपनी एक गहरी पेट बिठाई, जिस संप्रदायों का लोगों ने अनुसरण किया। ऐसे जो संप्रदाय थे, इसमें रामसनी संप्रदाय, दादू पंथ है, नाथ पंथ है, अलखिया है, बिश्नोई है, जसनाती है, ये बहुत सारे संप्रदाय आए और इन संप्रदायों के अपने ग्रंथ भी हैं। तो उनमें इन बातों को लिखा गया। तो ये संप्रदाय किसको महत्व देते थे? जैसे नाम सिमरन को देते थे, निर्गुण उपासना पर बल देते थे, गुरु के महत्ता पर बल देते थे, जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाने की बात करते थे। तो ये सारा कुछ हमें वहां पर दृष्टिगोचर होता है। तो ये ऊपर वाली तो रही निर्गुण की बात। निर्गुण यानी जो ईश्वर को साकार नहीं मानता है।
ये नहीं मानता कि ईश्वर का कोई रूप है, मूर्ति पूजा का ये विरोध करता है। वहीं दूसरी तरफ सगुण भक्त कवि भी जो थे वो भी एक व्यक्ति की तरह उसकी पूजा करते थे। तो यहाँ पर आराध्य देवों की वंदना, महिमा गान, उनकी आरती वगैरह जो भी गीत उनके याद में गाए गए वो सब आते हैं। तो इनमें मीराबाई भी है, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मिणी भी है। आप इनके नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ की कौन सी है? बेली कृष्ण रुक्मिणी। माधवदास ददवाड़िया की है रामरासो, ईश्वरदास की है हरिरस और देवयान दो हैं इनकी। ईश्वरदास की दो हैं, हरिरस और देवयान। सयाजी झूला की है नागदमन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आते हैं उत्तर मध्य काल पर। जैसा हमने दरबारी काव्य की इस समय बात की थी, तो इसमें श्रृंगार, रीति और नीतिपरक काल अपने इसको कहते हैं। 1650 से 1850 का 200 साल का ये काल है। तो राजस्थानी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल है वो विभिन्न विषय इसमें आ गए थे। पहले धर्म था, उससे पहले जो है रासो था, लेकिन यहाँ पर आते होते जो है विभिन्न प्रकार के विषय आने शुरू हो गए। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से शांति का काल था। इस समय राजनीतिक शांति हो चुकी थी, यानी शासन अपने अपने चल रहे थे। तो इसलिए भी इसमें दरबारी कवि आए और साहित्यों का विकास अच्छे से हो पाया। ये जो काल है आपको कला के विकास का काल भी देखने को मिलता है। शासक जो थे उन्होंने अपने राज्य के अंदर कलाकारों को शामिल किया, साहित्यकारों को शामिल किया, उनको संरक्षण दिया और उन्होंने साहित्य और कला के विभिन्न आयामों का विकास किया। तो इसी काल में श्रृंगार, रीति, जैसा अभी हमने कहा था, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई थी। तो इस समय लोगों में प्रचलित प्रेमाख्यान यानी जो लव स्टोरीज है उनको भी विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथों में कवि मंछाराम का रघुनाथ रूपक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और संबोधन परक नीति कारकों में राजिया रसोठा, चकरिया रसोठा, भेरिया रसोठा, मोतिया रसोठा ये भी काफ़ी प्रमुख रचनाएं हैं। यानी उत्तर मध्य काल जो था इसमें वेरिएशन आ गया सब्जेक्ट्स के अंदर। उससे पहले से इतने ज़्यादा वेरिएशन नहीं थे, इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति है वो स्टेब्लिश हो चुकी थी, शासन ठीक ठाक चल रहा था। तो कलाकार भी आए और उनको विकास करने का थोड़ा समय मिलने लगा था, अन्यथा तो युद्धों में ही समय निकलता जा रहा था। आगे बात करते हैं दोस्तों आधुनिक काल के विषय में। तो आधुनिक काल न केवल आधुनिक रचनाओं से संबंधित होता है, बल्कि आधुनिक काल हम उसे कहेंगे जहां पर आधुनिक सोच हमें देखने को मिलती है। और ये 1850 से है। तो 1850 के आसपास आप देखिएगा, 1857 के कारण अपने 1850 मान करके चलते हैं दोस्तों। या फिर 1850 भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में बात करें तो वहाँ से भी आता है, लेकिन आप इसको 1857 से भी जोड़ सकते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो क्रांति हुआ था 1857, उसके पश्चात समाज में एक नई चेतना आती है, यानी एक संघर्ष की भावना आती है। और वो जो चेतना थी उसका प्रभाव न केवल सारे वर्गों पर पड़ा बल्कि साहित्य पर भी पड़ा। तो वो जो 1857 की क्रांति के बाद समाज में जो परिवर्तन हुआ, जो भावनाएं आई, वो हमें यहाँ पर इसमें दृष्टिगोचर होती हैं। और इसी कारण से आधुनिक साहित्य में आधुनिक चेतना आई और इसीलिए हम इस साहित्य को आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो राजस्थानी साहित्य में जो चेतना है उसका शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण से किया गया। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है बांकीदास कहाँ के थे और सूर्यमल मिश्रण के कहाँ से थे। तो दोस्तों यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाम हमने विशेषता कहा। राजस्थानी में आधुनिक काल के जो प्रमुख कवि या पहले कवि के रूप में अपने इसको कह सकते हैं तो बांकीदास है और एक सूर्यमल मिश्रण है। इन्होंने क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना लेकर के आते हैं, उस चेतना को आगे बढ़ाते हैं। 1857 की क्रांति के समय की अपनी बात कर रहे हैं और इसका सुखद परिणाम भी हमें मिलता है देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में। तो आधुनिक साहित्य के अंदर यहाँ पर देखिएगा गद्य का भी विकास होता है और पद्य का भी, क्योंकि इससे पहले ज़्यादातर जो रचनाएं थी वो पद्य के रूप में ही चल रही थी। तो आधुनिक का मतलब अपने गद्य से भी जोड़ करके चलते हैं। समय गद्य रचनाएं लिखनी जानी शुरू हो गई और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ और महत्वपूर्ण भी बनती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियों के विषय में। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ख्यात। ख्यात को आप ख्याति से ले सकते हैं। देसी राजा जो हुआ करते थे उन्होंने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्य आदि के विवरण के रूप में जो इतिहास लिखवाया उसे ही हम ख्यात के नाम से जानते हैं।
ये इतिहास जो है वो ख्यात कहलाता है। तो ख्यात एक प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथ या ऐतिहासिक रचना अपने कह सकते हैं। जैसे कि दयालदास री ख्यात की बात करें तो इसमें बीकानेर के राव बिक्काजी से लेकर के अनूप सिंह तक का इतिहास है और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं। मुणोत निर्णसी री ख्यात जो है वो भी एक इसी प्रकार का एक अभिन्न अंग माना जाता है इन रचनाओं का, जिसे हम ख्यात के नाम से जानते हैं। तो ख्यात क्या हो गया, जो देशी राजा थे वो अपने सम्मान, सफलता और जो भी उन्होंने कार्य किए उनको एक विवरण के रूप में इतिहास में लिखवा लेते थे, जिसे हम ख्यात के नाम से जानते हैं। फिर आता है वचनिका। देखिए वचनिका जो शब्द है वचन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वचन शब्द से बना हुआ है और ये एक प्रकार की काव्य विधा है, इसको याद रखिएगा। वचनिका ऐसी एक तुकांत गद्य पद्य रचना है। तुकांत मतलब जिसके लास्ट में जाता है, खाता है, पीता है, यानी लास्ट में जो तुकांत मिलता है, तुक अंत, तुकबंदी होती है, जिसे अपने अत्यानुप्रांस के रूप में भी देखते हैं। तो इसके अपवाद भी मिल जाएंगे, लेकिन आप दो प्रसिद्ध वचनिकाओं को देख सकते हैं, जिसमें अतलदास खिंचीरी वचनिका है जो शिवदास गार्डन की है, प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी है राठौड़ रतन सिंह महेश दास सोतरी वचनिका, ये खिड़िया जग्गा की है दोस्तों। तो ये दोनों काफ़ी रूप से इम्पोर्टेंट है। ये एक गद्य पद्य की रचना है। सब्जेक्ट का यहाँ पर कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। फिर अपने बात करते हैं दवाबेत। यहाँ इसको याद रखिएगा, कलात्मक गद्य, ये एक प्रकार का गद्य है दोस्तों, जो वचनिका की तरह ही होता है, काव्य रूप की तरह ही होता है। वचनिका राजस्थानी में होती है। यहाँ अंतर जो दोनों में है, वचनिका केवल राजस्थानी में है, लेकिन दवाबेत जो है इसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का भी उल्लेख किया जाता है। अब इसमें होता क्या है देखिएगा दोस्तों, नायक जो है, नायक का गुणगान होता है। जैसा आपने साउथ मूवीज में देखा होगा, हीरो जब आता है तो उसका गुणगान कैसे किया जाता है। इसके अलावा राज्य वैभव, कैसा राज्य हुआ करता था, युद्ध, आखेट, नक्शिक, नायिका का जो नक्शिक है उसका वर्णन किया जाता था। ये तुकांत और प्रवाह युक्त हुआ करता था। इसमें इम्पोर्टेंट भी है दवाबेत, अखमाल देवड़ारी है, जवान सिंगरी है, जयसिंगरी है, ये दवाबेत ग्रंथ माने जाते हैं। बस वचनिका और दवाबेत में यही फ़र्क है कि लैंग्वेज का, वचनिका जहाँ केवल राजस्थानी में होती थी, यहाँ पर उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। फिर हम इसमें आते हैं बाद में वात, यानी वात को बात के रूप में भी देखते हैं। बात यानी कथा। पुराने समय में हम तो बचपन में सुना करते थे, बात कहने वाले भी कुछ विशेष लोग हुआ करते, वो एक कथा सुनाते थे और बीच में ऐसा कहते थे कि हुंकारो बरतो रही, मतलब हुंकारो जैसे ही अपने बोलते हैं ना, ये एक समय में एक राजा था, बहुत पुराने समय में एक राजा था, तो पीछे वाला बोले तो ये हुंकारा था, यानी हाँ जैसे शब्द, इसका मतलब भी सामने वाला सोया भी नहीं है और उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता था। तो ये एक प्रकार की कहानी ही हुआ करती थी और बात कहने का, सुनने की एक विधा है। कथा कहने वाला कथा कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा, बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों को, हाँ है ना, दो चार लोग उसमें हुआ करते थे। बचपन के अंदर देखा है मैंने उनको कि वो जो आते थे गाँव जब भी जाते थे तो वो कथा सुनाते, यानी बात कहते थे, जानी चोर की बात और इस प्रकार की बहुत सारी बातें हुआ करती थी, कथाएं थी। वो जो साहित्यिक भी हो सकती थी, ऐतिहासिक भी हो सकती थी और अपनी लिखी हुई भी हो सकती थी कोई, तो जिसे कथाकार को लगे कि श्रोता जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है। इन बातों में जीवन का हर पक्ष, यानी युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन, सभी चीज़ें इसमें डाली जाती थी। बहुत लंबी लंबी घंटे घंटे, दो घंटे तक चलने वाली हुआ करती थी। गद्य भी होता था, पद्य भी होता था, गद्य पद्य दोनों, ये सभी रूपों में देखने को मिलती थी। जैसे राव अमर सिंह जी री बात है, खिंचिया री बात है, बाबू जी री बात है, कानड़ दे री बात है, चलदास खिंची री बात है। तो इस प्रकार से ये महाकाव्य कथा के रूप में अपने इसको देख करके चलते हैं, लेकिन वो वाचिक हुआ करता था। अब उसको लिख भी दिया गया तो फिर वो बात साहित्य हो गया दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं जमाल। जमाल क्या है? एक मात्रिक छंद है। छंद के विषय में तो अपने अभी नहीं जाएंगे, मात्राओं के आधार पर लिखा गया छंद है। छंद यानी चरणबद्ध रचना है जिसमें मात्राओं का, वर्णों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छंद है जिसमें पहले पूरा दोहा आता है, जैसे 13-11 मात्राओं, जो हिंदी साहित्य का होगा वो समझ लेगा, बाकी को आवश्यकता नहीं है। तो पूरा दोहा है, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। ये इतना कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जमाल क्या है? मात्रिक छंद है। क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य से रिलेटेड नहीं है तो फिर आपको इन चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी। यहाँ आप
राव इंद्रसेनरी जमाल को याद कर सकते हैं। ये भी एक राजस्थानी काव्य का ही प्रकार है, मात्रिक छंद के रूप में इसको लिखा जाता है। झूलना क्या है, ये भी एक मात्रिक छंद है जो मात्राओं के आधार पर होता है। 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यह गण, जो यह गण जिसमें हिंदी साहित्य वाले शायद इस बात को जानते होंगे, यह माता राज बानस लगा, यानी यह माता वाला जो गण है इसमें आता है, जिसको अपने इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये होता है। यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, गर सिंह जी रा झूलना, राव सुल्तान देवड़ा रा झूलना, यानी झूलना रचनाएं लिखी गई हैं, किसी भी विषय के रूप में हो सकती है। विशेषता तो आप जानते हैं, युद्ध वगैरह इनका वर्णन इसमें होता था, लेकिन ये एक मात्रिक छंद था। इस मात्रिक छंद में लिखा जाता था, उसे अपने झूलना कहते थे। जमाल में लिखा गया उसे जमाल। जैसे दोहे जो हैं, दोहे एक छंद ही तो है ना, जैसे कबीर के दोहे अपने पढ़ते हैं तो वो दोहा भी तो एक छंद है। इसी प्रकार से आते हैं पर्ची या परचो। परचो यानी परिचय दिया जाता है, जिसमें अपने कहते हैं कि रामदेव जी रो परचो, यानी देवता पर्चा देते थे। पर्चा यानी एक चमत्कार दिखाते थे, ऐसा कुछ आता था उसमें। तो संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्य बद्ध रचनाओं में मिलता है, लेकिन यहाँ जो है वो पर्ची के रूप में अपने इसे देख रहे हैं। यानी इसमें क्या होगा, परिचय, परिचय यानी कि परिचय, इसमें संत महात्माओं का जीवन परिचय होता था। राजस्थानी भाषा में पद्यबद्ध रूप में ये देखने को मिलता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हुआ करता था, पद्यबद्ध, जिसमें संत नामदेव री पर्ची है, कबीर री पर्ची है, संत रैदास री पर्ची है, पिपाजी री पर्ची है, दादू जी री पर्ची है और मीराबाई री पर्ची है। ये सारी पर्ची की रचनाएं मानी जाती हैं। फिर अपनी बात करते हैं प्रकाश के संबंध में। प्रकाश डालना यानी किसी के जीवन पे प्रकाश डालना, यानी उसकी उपलब्धियों का वर्णन करना। तो किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना का विशेष प्रकाश डालना या उनको विशेष रूप से बताना क्या कहलाता था, प्रकाश कहलाता था। सलेट वाला सलेट है। किशोरदास का राज प्रकाश है, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश है और कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश है। अब हम बात करते हैं मर्च्या के विषय में। मर्च्या यानी यहाँ नाम से स्पष्ट है, मर्च्या। तो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद में शोक व्यक्त करने के लिए जो भी काव्य की रचनाएं लिखी जाती थी, जैसे कि इंग्लिश में एलिजी को हमने पढ़ा था, तो मर्च्या काव्यों की रचनाएं की गई। तो उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त उन महान कार्यों का भी उसमें वर्णन किया जाता था। जैसे राणे जगपत राम मर्च्या मेवाड़ महाराणा सिंह जगत सिंह की मृत्यु पर लिखा गया था दोस्तों। तो मर्च्या क्या होता है, मृत्यु के बाद में उसके चारित्रिक गुण, उसका जो राज कार्य था, उसके विषय में जो कुछ भी लिखा जाता है। बात करते हैं आगे। अगला जो हमारा रह जाता है रासो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रासो क्या हुआ करता था, मोतीलाल मेनारिया को सुनते हैं, क्या कहते हैं वो, कि जिस काव्य ग्रंथ में किसी राज्य की कीर्ति है, विजय है, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो, उसे रासो कहते हैं। रासो का मतलब ही युद्ध के रूप में अपनी विशेषता लेकर के चलते हैं। जैसा अपने सामान्य जीवन में बोल भी देते हैं, ओ के रासो गयो, मतलब ये क्या झगड़ा हो गया, ये क्या व्याधि आ गई, या मतलब कुछ समस्याओं के रूप में आता है। तो रासो वो काव्य हुआ करता था जिसमें किसी राज्य की कीर्ति होगी, कोई राजा है, कोई व्यक्ति है, उसका गुणगान किया जाता था, वो युद्ध करता था, विजय होती थी, वीरता, साहस, ऐसी भावनाएं उसमें भरी जाती थी। जैसे चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है, नरपति नालाय का विसल देव रासो है, गिरधर आसिया का सगत रासो है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दौलत विजय या दलपति विजय का खुमान रासो है, कुंभकर्ण का रतन रासो है, जोधराज का हमीर रासो है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रासो और प्रसिद्ध देखिए रासो ग्रंथ है जिनकी अपनी चर्चा कर रहे हैं। रूपक, रूपक में क्या हो गया, स्वरूप। किसका स्वरूप, उपलब्धियों का। इसमें किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का स्वरूप को दर्शाया जाता है। काव्यकृति रूपक कहलाती है। जैसे गजगुण रूपक, रूपक गोगादेजी राज रूपक है ना। रूपक क्या हो गया, जहाँ रूपक मिले, ये एक रूपक काव्य हो गया जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का स्वरूप दर्शाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं विगत। विगत का मतलब जाना ही या फिर देखिए बीता हुआ हो गया। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। विगत से में कोई एक सब्जेक्ट है जिसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसका परिवार, उसके क्षेत्र के मुख्य व्यक्ति, उसके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन यहाँ पढ़ने को मिलता है। विगत में आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहते हैं। जैसे मोणोत नैण श्री मारवाड़ परगनारी विगत, इसमें प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, एक प्रकार से रिकॉर्ड भी अपने कह सकते हैं। इसमें किसी एक चीज़ का जो है, जैसे मारवाड़ परगनारी विगत,
यानी जो मारवाड़ परगना था उसकी आबादी कितनी थी, उसमें भूमि कितनी थी, रेत कितनी मिलती थी, किस्म कैसी थी, भूमि की किस्में किस प्रकार की थी, फसलों का क्या हाल था, इकोनॉमी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये जो लिखी जाती थी वो विगत के रूप में जानी जाती थी। फिर हम कहते हैं वेली। वेली ग्रंथ है जो वेलियो छंद में लिखा गया है, यानी वेलियो छंद में लिखे जाने के कारण हम इसे वेली कहते हैं। इसके विषय अलग अलग हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक भी हो सकते हैं, जैसे दईदास जैतावतरी वेली, रतनदास खीवावतरी वेली, रावरतनरी वेली, ये वेली परंपरा है। पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी वेली कृष्ण रुक्मिणी री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं साखी। साखी का जो अर्थ है वो साक्षी से आता है। साखी परक रचनाओं में ये संत कवि जो अपने अनुभव करते थे, ईश्वर का जो साक्षात्कार करते थे, जो भी उन्होंने अनुभव किया वो लिखा जाता था। साखियों में सोरठा छंद का उपयोग करते थे। सोरठा दोहा का उल्टा होता था। जो वर्ण छंद जो दोहा में चलते थे वो सोरठा में उल्टे हो जाते थे उसकी परंपरा को। तो कबीर की जो साखियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। फिर हम बात करते हैं सिलोका के विषय में। सिलोका क्या है? ये जो साधारण पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। देखिएगा, हमने राज दरबारियों को पढ़ा, हमने संत कवियों को पढ़ा, लेकिन कुछ सामान्य आप और मेरे जैसे लोग भी तो लिख लिया करते थे ना। तो ऐसे जनसाधारण ने जो कुछ लिखा उसे सिलोका कहा गया। जैसे राव अमर सिंह रा सिलोका, अजमल रा सिलोका, राठौड़ कुशल सिंह रो सिलोको, बाटी केहर सिंह रो सिलोको। तो सिलोको जो थे वो आम जनसाधारण की भावनाओं को जो है पहुंचाने का कार्य करते थे। साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ये लिखे जाते थे। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं आधुनिक राजस्थानी साहित्य के विषय में। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण जो है वो राजस्थानी जनमानस के अंदर राष्ट्रीय चेतना के बीज को बोने वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने जो कुछ बोया वही आगे चल करके आधुनिक काल के वृक्ष के रूप में हमें फलीभूत देखने को मिलता है। यहाँ अनेक कवि कविताएं जो उसके बाद में लिखी गई वो आधुनिक काल के रूप में जानी गई। इन्हीं के साथ साथ हिंगला जदान कविया और शंकरदान सामोर का नाम भी लिया जाना जरूरी है। ये दो नाम भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आधुनिकता का संबंध केवल काल से नहीं है बल्कि विचार से है। जो आधुनिक विचार है, आधुनिकता का अर्थ ही विचारों से लेकर के चलते हैं, जहाँ पर जीवन को देखने समझने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। इस शब्द को याद रखिएगा। मॉडर्न का मतलब क्या हो गया? हम किसी चीज़ को लॉजिकली देखने जब शुरू कर देते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यथार्थ परक होता है, यानी इसका वर्तमान में यथार्थ धरातल पर क्या अस्तित्व है। तो ऐसी जो विचार होंगे उसे आधुनिकता के रूप में हम देखते हैं। कवि उमरदान की रचनाओं में 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया गया जो समय का यथार्थ है, और साथ ही साथ पाखंडी साधुओं को भी बेनकाब किया गया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को भी जागृत किया। तो ये आप कह सकते हैं कि यथार्थ परख था, वैज्ञानिकता की दृष्टि से उन चीज़ों को परखा गया। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आधुनिकता के रूप में जानी जाती है। विशेष रूप से यह नाम याद रखिए, बांकीदास सूर्यमल मिश्रण, यानी यही वो व्यक्ति थे जो क्रांतिकारी चेतना 1857 के समय को याद रखिएगा, राष्ट्रीय चेतना के बीज बोए, जो आगे के कवियों ने फिर उनका अनुसरण किया, जिसमें हिंगला जदान और शंकरदान सामोर का नाम भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी हमें लिया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे कुछ और हैं, जैसे हमारे पास में केसरी सिंह बारठ है, विजय सिंह पथिक है, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट। इनको हमने इतिहास में पढ़ा था। ये देखिए क्रांतिकारी घटनाओं में भी भाग ले रहे थे, समाज में भी भाग ले रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग ले रहे थे, और साथ ही साथ ये कलम से भी हथियार बनाते थे, यानी कलम से कुछ लिखते भी थे। इनमें गणेशी लाल व्यास हैं, ऐसे कवि हैं जो खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते हैं और आज़ादी के बाद अपने मोह भंग को भी कविताओं के रूप में बताते हैं। रेवत दान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आम जन को जगाने का काम करती हैं। राजस्थानी के अनेक कवि जनमानस जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को आयोजित करवाते थे। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविता मानी जाती थी। तो ये पूछा जा सकता है सेनानी किसकी है? मेघराज मुकुल की है। सत्य प्रकाश जोशी एक अलग नाम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी मौलिकता और गैर पारंपरिक जो सोचा, लीक से हटकर जो इन्होंने सोचा वो आता है। 1960
ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा, राधा को याद रखिएगा। इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसमें आम राजस्थानी कविता, जहाँ पर उस समय आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है, वहीं जोशी जो है अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को एक संदेश देते हैं कि वो इस भयंकर युद्ध को टाल दें। देखिएगा, जैसे हम अपने राजस्थानी कविताओं की बात करें, युद्ध वीरता इसकी बात करती हैं, वहीं ये जो है राधा के माध्यम से क्या करते हैं, कृष्ण को संदेश देते हैं कि इस भयंकर युद्ध को टाल दिया जाए, और एक प्रकार से युद्ध के विरोध में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, उनकी किताबें भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसी तरह से कन्हैया लाल सेठिया की बात करें तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो धरती धोरारी इस नाम से वाकिफ नहीं है। तो इसे राजस्थान का आदर्श गीत भी अपने कहते हैं। राजस्थान शब्द का जब अपने उल्लेख करते हैं तो धरती धोरारी शब्द को अपने जानते हैं। तो राजस्थान का जो पर्याय ही है वो क्या माना जाता है, धरती धोरारी, है ना। ये गीत आपने सुना होगा। अगर मैं काश इतना अच्छा गा सकता तो मैं आपको सुना भी देता कि रचनाएं तो गहरी, ऐसा गीत है जो गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति की आत्मा को भी जगा सकता है, ऐसी क्षमता ये रखती है। इसके अलावा मिंजर और लील टांस, ये दो कन्हैया लाल सेठिया की है, ये भी आपको याद रखनी है, ये भी आपसे पूछी जाती है। इसके बाद में दोस्तों 7वें दशक तक आते आते राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चलता है। राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभौम, जानकारी, ओड़मो, लाडेसर, हरावड़, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक है लो, दीठ, चामड़, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं भी इस समय लिखी गई थी, और उनके माध्यम से भी बहुत सारे कवि जो हैं वो सामने आ रहे थे। यानी पत्रिकाओं में भी, आज भी आप अखबार हैं तो इसमें नए कवि लिखते हैं, उस समय भी लिखते थे। तो इस समय के एक विशेष नाम आता है पारस अरोड़ा। पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह की गांव, ये नाम आपको याद रखने हैं। तेज सिंह जोधा की कठई की वेगो है, यानी कठई की हुयो है, यानी कहीं पर कुछ हुआ है। मणि मधुकर की सोचती गेट, पग फेरो, हरीश पादानी की बोले सन्नाटे को सरनाटो कहते हैं। बांथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़, मार्ग को मार्ग लिखते हैं। अर्जुन देव चारण की रिंदरोही, मालचंद तिवाड़ी की उत्तरी वैबी अबू। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सारी किताबें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवचंद भरतिया को याद रखना पड़ेगा। ये राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है? शिवचंद भरतिया है। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहानियाँ लिखी थी। मांजड़ रात, ये बहुत बार पूछी जाती है। अमोलक बाता, मुम्मड़, गिरा ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवा बात आदि, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। विजय दान देथा की बातारी फुलवारी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर तो फिल्म भी बन चुकी है। राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी हुई लोक कथाएं जो थी उनका अनूठा संकलन, इसके 13 खंड है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बातारी फुलवारी के कितने खंड हैं दोस्तों? तो 13 खंड हैं। इसमें कितने खंड हैं दोस्तों? 13 खंड हैं। इनको भी खूब सारी प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों। बातारी फुलवारी, देखो बातें हैं इसमें, बहुत सारी बातें अभी हमने पढ़ा भी था ना, बात यानी कथा, बातारी फुलवाड़ी यानी बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। विजय दान देथा के कुछ अन्य ग्रंथ हैं, जैसे दुविधा पहली नाम से शायद इसके ऊपर फिल्म बनी थी। उलझन है, अलेखों हिटलर है, सपन प्रिया है, अंतराल है। दुविधा नामक विजय दान देथा की कृति पर पहली, हाँ जी ये नाम यहाँ पर आ भी चुका है, पहले नाम से फिल्म बन भी चुकी थी। चौधराइन के चतुराई को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। ये नाम आपको अच्छे से रट लेने हैं दोस्तों। ये सारे नाम आपके लिए, मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियों में जमारो, समंद अर्थार, उनके कुछ उपन्यास भी हैं, जैसे हूँ, गोरी किणपीबरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी। ये नाम आपको विशेषता याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे। इसी प्रकार से नथमल जोशी का कहानी संग्रह है परण्योड़ी कंवारी, उपन्यास है आभे पटके, दोहरारो दोहरी, एक बीननी दो बीन। तो ये सारी जो रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाम आपको विशेषता याद रखनी पड़ेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं साहित्यिक पत्रकारिता की, यानी साहित्यिक पत्रकारिता जो हुई, इसका भी एक वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। साहित्यिक, लघु और अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को गति ही दी है। अब आप ये याद रखना है, वातायन हरीश पादानी की है, बीकानेर की है। अजमेर की लहर प्रकाश जैन की है। भरतपुर की और विजेंद्र, कांकरोली के संबोधन है। अलवर की कविता है। उदयपुर की बिंदु है।
ने अनेक लेखकों को गंभीर और स्तरीय मंच प्रदान किया, क्योंकि ये जो पत्रकारिता होती है, पत्रिकाएं होती हैं, ये मंच भी देती है लेखकों को कुछ लिखने के लिए। संप्रेषण है, मधु माधवी है, ये राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती, ये याद रखें ना, साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? मधुमती। इसमें भी हम बहुत आप भी लिख सकते हैं कभी लिखना चाहें तो। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योत भी है। कौन लिखता है ये याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल है, किशोर कल्पनाकांत की ओडियो हैं और कवि चंद्र सिंह की मरुवाणी है। ये सारी पत्रिकाएं हैं दोस्तों, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये सारी यहाँ पर जो लास्ट आधुनिक में बात की थी वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थानी भाषा बोली में से प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है 2 प्रश्न भी आपके बन जाए, एक भाषा बोली में से पूछ ले और एक साहित्य में से पूछ ले, क्योंकि 2 पार्ट के रूप में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आ चुकी है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaars.in को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।